कल की क्लास में हमने बात की थी पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन की। आज के क्लास में हम बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है जिसमें दो विपरीत युग्मकों अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। यह एक हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। फिर इसके बाद नर और मादा युग्मक मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं जिनमें विभाजन होता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप बीज बनते हैं और बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है वह 4 चरणों में होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण युग्मक जनन के परिणाम स्वरूप होता है। यह एक हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। युग्मक जनन 2 चरणों में 2 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग नर युग्मक जनन होता है, दूसरा भाग मादा युग्मक जनन होता है। नर युग्मक जनन पुंकेसर में होता है जिसके परिणाम स्वरूप परागकण बनते हैं। दूसरी बात करते हैं मादा युग्मक जनन की। तो मादा युग्मक जनन स्त्री केसर में संपन्न होती है और इसमें निषेचन के परिणाम स्वरूप अंडक का निर्माण होता है। अब बात करते हैं परागण की। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं परागण। फिर बात करते हैं निषेचन की। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से एक द्विगुणित युग्मन का निर्माण होता है जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद बीज और फल का निर्माण होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है उसके 4 एक पुष्प जो होता है वह किसी भी पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। एक पुष्प में 4 चीजें पाई जाती है। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है बाह्यदल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा स्त्री केसर, चौथा पुंकेसर। तो सबसे पहले बात करते हैं बाह्यदल पुंज की। यह पुष्प आसन पर स्थित होता है और यह सभी पुष्पों में हरे रंग में पाया जाता है। यह भोजन के निर्माण और पुष्प के दल पुंज की रक्षा करता है। इसके एक भाग को दल और सभी भागों को दलपुंज कहते हैं। अब दूसरी बात कहते हैं हम दल पुंज की। तो यह बाह्य दल पुंज का भीतरी भाग होता है और यह कई रंगों में होता है। यह कई रंगों में इसलिए पाया जाता है ताकि यह कीटों को आकर्षित कर सके परागण की क्रिया के लिए। स्त्री केसर यह पुष्प का मादा भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है और वर्तिकाग्र पर ही परागकण जो होते हैं वह चिपकते हैं। ठीक। फिर स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। यह वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं अंडाशय की। यह स्त्री केसर का सबसे निचला भाग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है जिसके 2 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है पुतंत और दूसरा कहलाता है भाग परागकण। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो इसकी स्ट्रक्चर बना दे रहे, संरचना बना दे रहे हैं। यह एक स्त्री केसर की संरचना होती है। यह सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, मध्य भाग को वर्तिका और निचले भाग को कहते हैं अंडाशय।
तो जो वर्तिकाग्र होता है यह पराग कणों को आकर्षित करता है और अंडाशय वाले भाग में बीजांड बनता है और बाद में बीजांड से बीज का निर्माण और अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं परागण की। तो देखिए परागण की प्रोसेस जो होती है इसमें क्या होता है कि पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्त्री केसर पर पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है परागण। परागण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पराग कणों का पुष्प उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण जब परागकण अपनी ही जात के दूसरे पौधों पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो सबसे पहले बात ये हुई। फिर इसके बाद बात करते हैं कि स्वपरागण में होता क्या है। तो देखिए स्वपरागण में आपने पढ़ा है कि जो स्वपरागण होता है उसी पौधे में होता है या उसी फूल में होता है। स्वपरागण के लिए किसी भी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मकरंद नहीं पाया जाता और इसके जो पुष्प होते हैं वो कम चटकीले होते हैं। इनका रंग जो होता है वो हल्का होता है। फिर इसके बाद करते हैं बात परपरागण की। परपरागण के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके पुष्प जो होते हैं वो अधिक चटकीले रंग के होते हैं और इसमें मकरंद पाया जाता है। मकरंद पाए जाने के कारण ही इसमें जो होते कीट और दूसरी चीजें जो होती है वो आकर्षित होती हैं और परपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आज की क्लासेस के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, निषेचन और निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.